हे व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A written document that creates a government and describes how that government is to work and run. It lists the power that government has and its responsibilities. इस डॉक्यूमेंट में लिखा हर एक शब्द हमारी सरकार की मूल रचना को निर्धारित और सभी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। गवर्नमेंट के अधिकार, गतिविधि, वर्किंग, उनकी बनावट, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, सब संविधान में परिभाषित है। इन शॉर्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ से भरी हुई किताब है। ये लॉज गवर्नमेंट के मेन ऑर्गन्स जो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस को डिटरमाइन करती है। इंडिया में संवैधानिक विकास एक्चुअल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से शुरू होता है। बंगाल में अंग्रेजी राज्य का इस्टेब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस इंडिया और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज के व्यापार से लाभ उठाना था, पर इंडिया की राजनीतिक दुर्दशा का लाभ उठाकर कंपनी के लोगों ने पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद भारत की एकता खत्म होने लगी, जिसका फ़ायदा कंपनी ने पूरी तरह से उठाया और अंग्रेज़ों ने 1947 तक इंडिया में राज किया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अंग्रेज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए ही रखी गई। इसके अंदर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करने के लिए काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में 4 मेंबर्स थे और एक गवर्नर जनरल था। सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना, जिनके पास अब बंगाल के फोर्ट विलियम की आर्मी और प्रशासन के अधिकार थे। इसी एक्ट के जरिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों या मजदूरों को किसी भी प्रकार के प्राइवेट ट्रेड करने या उसमें शामिल होने या मूल निवासी से रिश्वत लेने से रोक लगा दी। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट नाम का एक इंसान 1784 में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ना चाहती थी और उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि कंपनी की हर गतिविधि का उन्हें पता रहे और उसकी लगाम सरकार के पास रहे। इसलिए पिट ने इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ाया गया। एक चांसलर, राज्य सचिव और 4 अदर मेंबर्स प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा ज़बरदस्ती ठूसे गए। गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर्स को घटाकर 3 कर दिया गया, यानी कि नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स को 3 कर दिया गया। एक गुप्त समिति बनाई गई और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को भी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के कंट्रोल में कर दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। हालांकि चाइना के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार अब भी कंपनी के पास था। क्रिश्चियन मिशनरीज यानी जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते थे को इंडिया में बसने की परमिशन दी गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम्स बेंटिक बना। अब पूरे इंडिया में रूल करने के लिए सभी सिविल और मिलिट्री अफेयर के पावर दिए गए। गवर्नर जनरल के मेंबर ऑफ काउंसिल्स को पिट्स इंडिया एक्ट में 4 से घटाकर 3 जो कर दी गई थी, उसे फिर से 4 कर दिया गया। चौथे मेंबर को लॉ स्पेशलिस्ट के रूप में बढ़ाया गया। इस एक्ट के जरिए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स के पावर को खत्म कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 के जरिए इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ कमर्शियल बॉडी खत्म करके प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया। इसी एक्ट के द्वारा सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद महारानी जी ने कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया और इंडिया को पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में कर दिया। उनको लगा कि भारत ऐसा देश कंपनी की लापरवाही से कहीं हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उन्होंने भारत की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। भारत सचिव की नियुक्ति हुई और उनकी सहायता के लिए 15 मेंबर्स इंडियन काउंसिल बनाई गई। अब गवर्नर जनरल को वायसरॉय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसरॉय ऑफ इंडिया बना। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861।
1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि इंडिया में राज करने के लिए इंडियंस का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसी सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में ये एक्ट पारित किया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस एक्ट में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को लेजिस्लेटिव पावर्स फिर से देकर डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो सिस्टम को भी मान्यता दी गई। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, इस एक्ट के जरिए पहली बार निर्वाचन प्रणाली यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को लाया गया। अब राज्यों के विधानमंडल के मेंबर्स केंद्रीय यानी सेंट्रल विधानमंडल के 5 सदस्यों का निर्वाचन कर सकते थे। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से सवाल भी कर सकते थे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इस एक्ट को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 भी कहते हैं। इस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को 16 से 60 तक बढ़ाया गया। पहली बार सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के जरिए केंद्र में बाईकैमरल सिस्टम यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जो आज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में है। उस समय लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा को राज्य परिषद करके संबोधित किया जाता था। केंद्रीय विधानसभा में 140 मेंबर्स थे, जिसमें 57 इलेक्टेड मेंबर्स थे। राज्य परिषद में 60 मेंबर्स थे, जिसमें 33 इलेक्टेड मेंबर्स थे। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग इसी एक्ट के जरिए किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इस एक्ट में 321 आर्टिकल्स थे। ये अब तक का सबसे बड़ा एक्ट था। इसके द्वारा इंडियन काउंसिल्स को ख़त्म कर दिया गया। बर्मा के प्रशासन को इंडिया के प्रशासन से अलग कर दिया गया। इसके बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, यानी कि संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और भी बहुत से लोग इस असेंबली के मेन मेंबर थे। बाद में यही संविधान सभा 2 हिस्सों में बंट गया जब पाकिस्तान अलग कंट्री बन गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक बिल पेश किया गया। ये बिल इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। इसमें कुछ मुख्य बातें शामिल थी, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से ही सरकार अपना कार्य करेगी। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। भारत सचिव का पद खत्म कर दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होते ही भारत आज़ाद मुल्क हो गया। आज़ादी के बाद विधानसभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष चुना और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख बने। यही रीज़न है कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 2 साल से अधिक समय तक विचार विमर्श के बाद विधानसभा ने आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी दे दी। सभा ने आखिरकार 26 जनवरी 1915 को संविधान को अपनाया। भारत औपचारिक रूप से उस दिन एक संप्रभु गणराज्य बन गया।